एक समय था जब धीरूभाई अंबानी के 4 बिजनेसेस रिलायंस ग्रुप के हाईएस्ट पोटेंशियल बिजनेसेस माने जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल और टेलीकॉम। आज ये सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन शायद अब कुछ कंपनीज के लिए थोड़ी उम्मीद है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिसेंटली फ्रेंच एविएशन कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप डिक्लेयर किया है। इस पार्टनरशिप के थ्रू दोनों कंपनीज इंडिया में फैल्कन 2000 जेट्स बनाएंगे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डसॉल्ट पहली बार फ्रांस के बाहर जेट्स मैन्युफैक्चर करेगा। इन जेट्स का फाइनल असेंबली नागपुर में सेटअप किया जाएगा। डसॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 2028 तक डिलीवरी स्टार्ट कर पाएगा। डसॉल्ट ने रिसेंटली टाटा ग्रुप के साथ राफेल जेट्स के बॉडीज बनाने के लिए भी एक अग्रीमेंट साइन किया था। मतलब शायद डसॉल्ट इंडिया में और भी पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ADAG या अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का एक पार्ट है, और आपको तो पता ही होगा ADAG पास में काफी स्ट्रगल कर चुका है। लेकिन ADA ग्रुप इस कंडीशन तक पहुंचा कैसे? ADA ग्रुप इस कंडीशन से कैसे डील कर रहा है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? क्या डसॉल्ट के साथ ये पार्टनरशिप कंपनी के लिए फायदेमंद होगा? आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ADA ग्रुप की हिस्ट्री समझेंगे। हम कंपनी के राइज और फॉल की स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस ऑपरेशंस और कंपनी के स्ट्रैटेजिक पिवट को एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ADA ग्रुप की हिस्ट्री। ADA ग्रुप की कहानी 2005 में शुरू हुई, जब मुकेश और अनिल अंबानी ने अपने फादर धीरूभाई अंबानी के बिजनेसेस को डिवाइड किया। अनिल अंबानी को ग्रुप के नए बिजनेसेस मिले: पावर, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन बिजनेसेस में काफी पोटेंशियल था और 2007 तक रिलायंस ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इन बिजनेसेस के कारण अनिल अंबानी का नेटवर्थ $45 बिलियन या 2,52,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तब अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। ADA ग्रुप के बिजनेसेस अपने पीक पे थे। 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर था। रिलायंस कैपिटल लगभग 50,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज कर रहा था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो सिस्टम्स, पावर प्लांट्स और नेशनल हाईवेज बिल्ड कर रहा था। लेकिन इस ग्रोथ का बेस वीक था। ग्रुप के मल्टीपल कंपनीज डेट पे डिपेंडेंट थे, मतलब ग्रुप के फंड्स की तरह ही ग्रुप का सक्सेस भी बोरोड था। और 2008 ने इस बोरोइंग को ग्रुप के लिए एक प्रॉब्लम बना दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट स्प्रेड हो रहा था। ADAG के बिजनेसेस हाईली लेवरेज थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इसके कारण ADA ग्रुप के कंपनीज के कॉस्ट भी बढ़ गए। जैसे 2008 से 2015 तक रिलायंस कम्युनिकेशंस के डेट्स 40,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए थे। इस पीरियड में इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में पॉलिसी चेंजेस आए। कंपनी ने स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इश्यूज भी फेस किए। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने CDMA से GSM टेक्नोलॉजी में भी शिफ्ट किया। CDMA टेक्नोलॉजी में फोन्स में अलग से सिम कार्ड्स नहीं लगाए जाते थे। GSM का यूज यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ज्यादा होता है, जिसमें सिम कार्ड्स का यूज किया जाता है। ऊपर से सितंबर 2016 में जियो ने भी इस स्पेस में एंट्री ले ली। जियो की एंट्री से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा प्राइसिंग मॉडल बदल गया और कंपटीशन भी बहुत डिफिकल्ट हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस का सब्सक्राइबर काउंट इस पीरियड तक 15 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया था, लेकिन जियो के एग्रेसिव प्राइसेस के कारण रिलायंस कम्युनिकेशंस का सब्सक्राइबर बेस कम होने लगा। रिलायंस के फाइनेंशियल बिजनेस में भी इश्यूज बढ़ने लगे। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होने लगा और इसके लॉसेस भी बढ़ने लगे। 2019 से कंपनी ने अपने बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इन डिफॉल्ट्स के कारण सितंबर 2019 में केयर रेटिंग्स ने कंपनी के डेट्स की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। रोड प्रोजेक्ट्स में डिलेज आ रहे थे और कॉस्ट भी एस्टिमेट से ज्यादा हो रहे थे। कंपनी ने मुंबई मेट्रो पे भी काम किया था, जो हैवी डेट से डील कर रहा था। इन बिजनेसेस के डाउनफॉल के साथ साथ अनिल अंबानी का फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा था। 2019 तक अनिल अंबानी का नेटवर्थ लगभग 1,000 करोड़ रुपीस से भी कम हो गया था। मतलब 2007 के पीक से 2019 तक अनिल अंबानी के नेटवर्थ का 99% से ज्यादा इरोड हो चुका था। इन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण ADA ग्रुप के कंपनीज एक एक करके बैंकरप्ट होते गए। 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 46,000 करोड़ रुपीस के डेट के साथ बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। 2020 में अनिल अंबानी ने UK कोर्ट में पर्सनल बैंकरप्सी फाइल की। 2021 में 40,000 करोड़ रुपीस के डेट के साथ रिलायंस कैपिटल नेक्स्ट था। सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल था, लेकिन इस कंपनी पे भी बहुत बड़े डेट्स और ऑपरेशनल चैलेंजेस थे। अनिल अंबानी और ADA ग्रुप सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, लीगली भी स्ट्रगल कर रहे थे। 2024 में कंपनी को एक मेजर लीगल बैटल फेस करना पड़ा।
अप्रैल 2024 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने रिलायंस कैपिटल के ऑडिटर्स पाठक एचडी एंड एसोसिएट्स पे 3 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया। फर्म के कुछ ऑडिटर्स को 10 इयर्स के लिए प्रैक्टिस करने से भी बैन किया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़े? चलिए समझते हैं। रिलायंस कैपिटल में पाठक एचडी या पीएचडी और प्राइस वाटरहाउस कूपर या पीडब्ल्यूसी जॉइंट ऑडिटर्स थे। पीडब्ल्यूसी ने कंपनी के बुक्स में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिस्कवर किए। रिलायंस कैपिटल ने एडीए ग्रुप के अंडर दूसरे कंपनीज को लोन्स दिए थे, लेकिन इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स बहुत वीक थे और ये कंपनीज कभी अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाते। ये कंपनीज बस अपने बोरोइंग्स दूसरे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। पीडब्ल्यूसी ने 13 कंपनीज फ्लैग किए थे और इनमें से 11 कंपनीज का नेटवर्थ इरोड हो चुका था। मतलब इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स ऑलरेडी वीक थे और इन्हें लोन्स नहीं देना चाहिए था। ये कंपनीज अपने लोन्स रीपे करने की हालत में ही नहीं थे। पीडब्ल्यूसी को फ्रॉड का सस्पेशन था और इन्होंने रिजाइन कर दिया। पीएचडी को भी इन लोन्स को इंडिपेंडेंटली ऑडिट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इन लोन्स को रैशनलाइज करने की कोशिश की। एनएफआरए के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कंपनी के बुक्स में 6,000 करोड़ रुपीस के लोन्स थे जिनका रिकवर होना डाउटफुल था। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल था जिसे रिपोर्ट करना जरूरी था, लेकिन किया नहीं गया। और सिर्फ रिलायंस कैपिटल ही नहीं, एडीए ग्रुप के दूसरे बिजनेसेस पे भी लीगल केसेस चल रहे हैं। 2024 में सेबी ने अलेज किया कि आरएचएफएल या रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लगभग 8,000 करोड़ रुपीस के लोन्स डाइवर्ट किए। अनिल अंबानी पे 25 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया और सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया गया। इन चैलेंजेस के बावजूद कंपनी और अनिल अंबानी दोनों में स्पार्क बचा था। 2022 से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगा। कंपनी ने धीरे धीरे अपने नॉन कोर एसेट्स सेल करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने अपने मल्टीपल सब्सिडीरीज से अपने स्टेक्स डाइवेस्ट भी किए। 2022 से 2025 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टैंड अलोन बेसिस पे अपना नेट डेट जीरो कर दिया। ये 3,300 करोड़ रुपीस का डेट रिडक्शन था। कंपनी अपने कोर बिजनेसेस में ऑपरेशंस भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। कंपनी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ऑपरेट करके बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना नाम के 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस ऑपरेट करता है। इन दोनों यूनिट्स ने 7% से कम का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रिकॉर्ड किया। इन स्ट्रैटेजीज के अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक और मेजर डिसीजन लिया, डिफेंस सेक्टर में पिवट। चलिए कंपनी के इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करते हैं। 2025 में कंपनी ने 7 to 10 इयर्स के लिए एक 5,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कंपनी ने जर्मनी के राइन मेटल एजी के साथ रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने का भी प्लान किया है। ये फैसिलिटी एनुअली 2 लाख आर्टिलरी शेल्स, 10,000 टन एक्सप्लोसिव्स और 2,000 टन प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चर करेगा। कंपनी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर डायल डिफेंस के साथ भी कोलैबोरेट करेगा। डायल और राइन मेटल के कोलैबोरेशंस के थ्रू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट 10 इयर्स में 20,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट करेगा। कंपनी का डसॉल्ट एविएशन के साथ सबसे रीसेंट पार्टनरशिप भी इसी पिवट का पार्ट है। इस पार्टनरशिप के थ्रू 2028 तक दुनिया का पहला मेड इन इंडिया फैल्कन 2000 जेट रिलीज होगा। कंपनी ने 2029 तक इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनने का टारगेट भी सेट किया है। कंपनी इंडिया के 50,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट में भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है। लेकिन ये तो कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए अब कंपनी के प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू 6.57% बढ़ा और 23,999 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्कॉम ने 44,000 नए हाउस होल्ड्स ऐड किए। इस एडिशन का कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कंपनी का एबिटा फाइनेंशियल 25 के 3rd से 4th क्वार्टर में ग्रो हुआ और वो भी 681% से। फाइनेंशियल 25 के Q4 में कंपनी का एबिटा 8,876 करोड़ रुपीस था। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुआ। फाइनेंशियल 25 के Q4 में कंपनी ने 4,387 करोड़ रुपीस का पैट रिकॉर्ड किया। Q3 में कंपनी ने 3,298 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया था। लेकिन कंपनी के एबिटा और पैट में एक एक्सेप्शनल आइटम है, रेगुलेटरी इनकम। ये इनकम कंपनी के पावर सेगमेंट से आया। लेकिन ये रेगुलेटरी इनकम है क्या? ये कंपनी के लिए एक ऐसा इनकम है जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव करती है। पावर पब्लिक के लिए एक नीड है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्राइवेट एंटिटी इन्वॉल्व होती है तो रेगुलेटरी बॉडी इनके प्राइसेस को रेगुलेट करती है। इससे पब्लिक वेलफेयर मेंटेन रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना एक्सपेंस सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या अपनी स्टेट के रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव करवाती है। मतलब कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का कितना हिस्सा अपने प्राइस के थ्रू रिकवर कर सकती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में फाइनेंशियल 25 ने कंपनी का 8,274 करोड़ रुपीस का इनकम रिकॉर्ड किया।
मतलब कंपनी फ्यूचर में पावर डिस्ट्रीब्यूट करके ये अमाउंट कंज्यूमर से रिकवर कर पाएगी। कंपनी के पावर सेगमेंट में ग्रोथ के कारण शायद कंपनी का ये पोटेंशियल इनकम भी फाइनेंशियल 25 में बढ़ गया। कंपनी ने सिर्फ अपना इनकम स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि अपना बैलेंस शीट भी इंप्रूव किया। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर 70% बढ़ा और 14,287 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट जीरो डेट स्टेटस अचीव कर लिया, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी भी कंपनी पे लगभग 6,000 करोड़ रुपीस का डेट है। कंपनी के पास लगभग 17,000 करोड़ रुपीस का ट्रेड पेएबल्स भी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कुछ चैलेंजेस से भी डील कर रहा है, जैसे कि मुंबई मेट्रो 1 जो वर्सोवा, अंधेरी, घाटकोपर लाइन पे ऑपरेट करता है। इस पे अभी भी कई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। मेट्रो 1 के पास एक रिलीफ भी है। जून 10 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने MMRDA या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 1,169 करोड़ रुपीस पे करने का ऑर्डर दिया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन डिलेज के कारण एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करने पड़े थे। इन एक्स्ट्रा कॉस्ट की रिकवरी के लिए MMRDA को पेमेंट करने का ऑर्डर दिया गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि ये इस अमाउंट का यूज अपने डेट रिड्यूस करने के लिए करेगा। कंपनी का डिफेंस सेक्टर में पिवट एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, लेकिन इस पिवट का सक्सेस कंपनी के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधार पाएगा? क्या डसॉल्ट के साथ इस पार्टनरशिप के थ्रू कंपनी रिवाइवल का फ्लाइट पकड़ पाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।